नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल इंस्पायर द स्टोरी में आपका फिर से स्वागत है। हमने इंदिरा गांधी के अगले एपिसोड में देखा कि वो कितनी निडर थी, जानवरों को पालती थी, उसकी लव स्टोरी देखी और उसके पिता जो प्रधानमंत्री बने वो देखा और उसका निधन भी देखा। और आगे इंदिरा गांधी है वो कैसे प्रधानमंत्री बनी वो हमने अगले एपिसोड में देखा। और इस एपिसोड में हम इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री का सफ़र देखेंगे, जिसमें कैसे उसको कांटों का भरा ताज जो दे दिया था जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, और बहुत सारी मुश्किलें आई। क्या क्या मुश्किलें आई वो हम इस एपिसोड में देखेंगे। ब्लू स्टार ऑपरेशन कैसे हुआ वो देखेंगे। आपातकाल क्यों लगाया गया वो भी हम इस एपिसोड में देखेंगे। तो दोस्तों, आगे की कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी वीडियो आप तक भी पहुँचती रहे और दूसरों तक भी पहुँचती रहे। शेयर भी कीजिए। चलो आगे की कहानी देखते हैं। जब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री का ताज मिला तब वो कांटों से सजा हुआ था। क्यों कांटों से सजा हुआ था? क्योंकि भारत है ना, वो हर मुसीबतों से घिरा हुआ था। हर तरफ से भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही थी। चाइना से भारत का युद्ध हार चुके थे। लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में पाकिस्तान कुछ दिनों पहले हमला कर चुका था। अमेरिका भी आंखें दिखा रहा था। देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत खराब थी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री बनने के दौर में बहुत सारे लोग खुल के सामने आ गए थे, जिसमें चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई जैसे दिग्गज नेता थे। ऐसे में इंदिरा ने देश का कार्यकाल संभाला और उन्होंने अपने बच्चों को भी संभाला। देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़े बड़े फैसले लिए, सेना को मजबूत किया। अब वो लोग सख्त में आ चुके थे कि जिन्होंने इंदिरा को ये सोचकर चुना था कि इन्हें कांटों का ताज दे दिया जाए और नुकसान होगा तो इंदिरा की छवि खराब होगी और उसका नुकसान होगा, और साथ ही साथ हमारा फायदा होगा। जब जैसे चाहोगे इंदिरा को चलाएंगे। लेकिन इंदिरा कहाँ किसी के काबू में आने वाली थी। सन 1969 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के दो भाग कर दिए और अपनी पार्टी का कांग्रेस आर का नाम दे दिया। मोरारजी देसाई वगैरह लोग दूसरी पार्टी में चले गए। इसके बाद इंदिरा ने प्रिंसिपल ई मुलन चलाया। प्रिंसिपल ई मुलन क्या होता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि ये अंग्रेज़ों द्वारा राजाओं के साथ हुआ सौदा था। अंग्रेज़ों ने सभी रियासतों राज्य के अपने कब्जे में ले लिए थे और राजा को पेंशन बांध दी थी, जो अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी भारतीय सरकार द्वारा उन राजाओं को मुफ्त में दे दी जा रही थी। जब इंदिरा ने देखा कि देश तो खुद गरीबी से जूझ रहा है, लोग भूखे मरने को तैयार है, ऐसे में हम मुफ्त में इन्हें पेंशन क्यों दें, तो उन्होंने इसके खिलाफ संविधान में संशोधन करके इसे बंद कर दिया। जिसके बाद राजा और प्रजा में अंतर कम हो गया और गरीबी की हितैषी कही जाने वाली इंदिरा गांधी को गरीबों के करीब हो गई। इसके बाद जो एक बड़ी चुनौती इंदिरा का इंतज़ार कर रही थी वो थी पूर्व पाकिस्तान। अब बांग्लादेश में उठा आंदोलन, इस आंदोलन को दबाने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान की सेना वहां गई और उन्होंने मारकाट मचाना शुरू कर दिया। वो लोग इतने क्रूर थे कि उसने मासूम बच्चों, बूढ़ों और औरतों तक को भी नहीं छोड़ा। बच्चों को जिंदा आग में भून देते थे, औरतों का बलात्कार कर देते थे। उनके जुल्म ऐसे थे कि सुनना भी संभव नहीं है। परेशान होकर बांग्ला लोगों ने भारत में शरण लेना शुरू कर दिया। भारी तादाद में लोग वहाँ से भारत में कुछ करने लगे। हिंदुस्तान पहले ही अपनी समस्याओं से उलझा हुआ था। सरकारी खजाने अपनी जनता के लिए बहुत कम पड़े रहे थे। ऐसे में 10 लाख शरणार्थियों ने आकर इंदिरा की मुश्किलें और बढ़ा दी थी। इस सब को देखते हुए इंदिरा ने बांग्ला में संघर्ष कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों को समर्थन दे दिया। इसके बाद हालात खराब तब हुए जब अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने यह कोशिश शुरू कर दी कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस मसले में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि अमेरिका हमेशा से भारत की पीठ में खंजर घोंपता आया है। इधर चीन भी पाकिस्तान को लगातार हथियार दे रहा था और भारत पहले ही शांति संधि पर लाल बहादुर शास्त्री द्वारा उज़्बेकिस्तान में शांति संधि पर हस्ताक्षर कर चुके थे। इस सब का फायदा उठा रहा था पाकिस्तान। जब भारत के पास संसाधन कम होने लगे तो इंदिरा ने आज़मी लीग को समर्थन देते हुए उन्हें पाकिस्तान से लड़ने के लिए प्रेरित किया और साथ ही हिंदुस्तान से फौज भी भेजी। 3 दिसंबर 1971 को बौखलाया पाकिस्तान सैनिकों ने भारत के बेस पर बमबारी शुरू कर दी। और भारतीय सेना के बारे में तो आप जानते ही हैं। भारतीय सेना को खुली छूट दे दी जाए तो वो 10 ही दिनों में पाकिस्तान को फिर से हिंदुस्तान में मिला दे, और वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। भारतीय फौज की कार्यवाही से घबराकर 16 दिसंबर तक पाकिस्तान फौज ने आत्मसमर्पण कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान अब इंदिरा की वजह से बांग्लादेश बन चुका था। इंदिरा के 5 चतुराई भरे फैसले से हिंदुस्तान भी खुश था, बांग्लादेश भी खुश था और शरणार्थी भी
खुशी थे। जालिमों के जुल्म का अंत हो चुका था। जंग खत्म होने के बाद इंदिरा ने घोषणा की कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो दबाव में काम करूँ, चाहे वो किसी व्यक्ति हो या फिर देश हो। लेकिन इंदिरा इस हादसे के बाद जान गई थी कि बुरे वक्त में भारत की मदद के लिए कोई आगे नहीं आएगा। इसलिए इंदिरा ने परमाणु बॉम्ब की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी। 18 मई 1976 को जैसलमेर के मालका गांव में पहला भारतीय परमाणु परीक्षण किया गया। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी, जिसकी वजह से इंदिरा ने बुद्ध मुस्कुराए यानी कि स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया। पहले सफल परमाणु परीक्षण कर भारत ने दुनिया को चौंका दिया और हालांकि इसके बाद भारत को अमेरिका और चीन द्वारा काफ़ी धमकियां भी मिली, लेकिन इंदिरा अपने कामों में लगी रही। सन 1975 में भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ चुकी थी, जिसकी वजह से विपक्ष ने इंदिरा सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा था। साथ ही विपक्ष के राजनारायण की तरफ से इंदिरा गांधी के खिलाफ हाईकोर्ट में केस भी दायर हो गया था, जिसमें उन पर चुनाव में धांधलिया का आरोप लगाया गया था। यह मामला तो 1971 में चुनाव का था, लेकिन उनकी सुनवाई 12 जून 1975 को हुई, जिसका जज जगमोहन लाल सिन्हा थे। उन्होंने राम नारायण के आरोपों को सही पाया और इंदिरा का रायबरेली चुनाव निरस्त कर दिया। इसके बाद इंदिरा अपने केस को सुप्रीम कोर्ट ले गई और वहां उनकी पैरवी के लिए मशहूर वकील एंड पालकीवाला को नियुक्त किया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अय्यर ने फैसला दिया था कि इंदिरा गांधी सांसद की कार्यवाही में भाग तो ले सकेंगी, लेकिन वोट नहीं कर सकेगी। यानी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता चालू रह सकती है। जस्टिस अय्यर के इस फैसले के बाद विपक्ष ने इंदिरा गांधी पर अपना हमला तेज कर दिया और 25 जून को दिल्ली में जयप्रकाश नारायण की रैली रामलीला मैदान से हुई और ये रैली बहुत बड़ी थी। इसमें जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का ऐलान किया, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों, किसानों और आम मजदूरों को भी एक साथ लाया गया था। और इस रैली के बाद इंदिरा गांधी ने आधी रात को देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। 1975 में आपातकाल लगाया गया था और ये 3 साल तक लगा था। इस आपातकाल में रातों रात तमाम दिग्गज नेता को गिरफ्तार कर लिया था। इसके पीछे इंदिरा ने तर्क दिया था कि सरकार ने सभी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को इस बात के लिए सावधान कर दिया है कि पाकिस्तान से युद्ध होने वाला है। इस युद्ध के आंतरिक सरकार ने सामने जो तात्कालिक समस्याएं थी, यह था सूखा और सन 1973 का तेल संकट। इन्हीं संकटों से जूझते हुए भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी खराब हो गई थी। इंदिरा का कहना था कि देश के अंदर हो रहे हड़ताल और प्रतिवादित में सरकार को कार्य करने में पूरी तरह से असक्षम बना दिया है, जिस वजह से भारत की अर्थव्यवस्था खराब होती जा रही है और भारत को समृद्ध बनाने के लिए आपातकाल जरूरी था। इस आपातकाल में इंदिरा गांधी ने 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम को तैयार किया था, जिसका उद्देश्य देश के कृषि और औद्योगिक विकास का प्रगति देना था। इसी के साथ सरकार गरीबी और अशिक्षा से भी लड़ना चाहती थी, किंतु इन सब के पीछे सरकार का अनुशासन असहनीय था और इसे डिसिप्लिन ऑफ द बिहेवियर कहा था। इमरजेंसी के दौरान ये ऐलान किया गया था कि सभी ट्रेनों समय पर चलेगी, सारे कर्मचारी अपने काम पर आसानी से जा सकेंगे और काम कर सकेंगे। सरकारी कार्यालयों में उनके कार्यों का लेखा जोखा पहले के ही तरह होगा। और इस 20 पॉइंट के अलावा संजय गांधी ने भी 5 और पॉइंट का वर्णन किया था। इन 5 पॉइंट की सहायता से संजय गांधी ने देश में शिक्षा, परिवार की नियोजन योजना, वृक्षारोपण, जातिवाद की समाप्ति, दहेज प्रथा को समाप्त करना चाहते थे। सन 1977 में इंदिरा गांधी को लगा कि अब देश सामान्य हो गया है, स्थिति काबू में है, तो उन्होंने आपातकाल को हटा दिया और दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया। लेकिन इस चुनाव में वो बुरी तरह से हार गए। जनता दल ने उन्हें हराया। देश को पहली बार गैर कांग्रेसी नेता मोरारजी देसाई मिले। इंदिरा गांधी की हार की एक मुख्य वजह संजय गांधी का जबरन नसबंदी कराना था। एक आंकड़े के मुताबिक उन्होंने 10 मिलियन लोगों की नसबंदी करवाई थी। चुनाव जीतने के बाद जनता दल के नेता इंदिरा के खिलाफ खुलकर अपमानजनक शब्द बोलने लगे थे। इंदिरा को इस बात की भी आशंका थी कि संजय गांधी को जबरन नसबंदी के कार्यक्रम में प्रभावित लोग संजय गांधी को जबरदस्त पकड़कर तुर्कमान गेट ले जाएंगे और उनकी सार्वजनिक रूप से नसबंदी करवाएंगे। ये पहली बार थी जब इंदिरा गांधी डरी हुई थी, क्योंकि उन्हें संजय गांधी की बहुत फिक्र थी। जब यह बात जेपी नारायण को पता चली तो उनसे मिलने के लिए आवास पर गए और वहां से आकर उन्होंने वक्तव्य जारी किया कि इंदिरा गांधी का राजनीतिक जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये जनता दल के पार्टी के नेताओं के एक संकेत था कि बदले की राजनीति ना की जाए।
उसके बाद इंदिरा गांधी ने भारत छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन चौधरी चरण सिंह इंदिरा को जेल में डालना चाहते थे, क्योंकि आपातकाल के दौरान इंदिरा ने चौधरी चरण सिंह को तिहाड़ जेल में बंद करवाया था। इसी बदले की भावना से चौधरी जी ने इंदिरा का पासपोर्ट जब्त कर लिया था और शायद यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उनके ऐसा करने से दो नुकसान हुए। एक तो इंदिरा के प्रति लोगों के मन में सहानुभूति जागी, दूसरा इंदिरा देश छोड़कर ना जा पाई तो उन्हें खुद को बचाने का रास्ता बस राजनीति में ही दिखा, और वही हुआ जो जेपी ने कहा था। जोड़ तोड़कर बनाई हुई जनता दल की सरकार ज़्यादा वक्त नहीं चली और 1980 में इंदिरा फिर से प्रधानमंत्री बन गई। सन 1980 में ही हवाई हादसे में इंदिरा के बेटे संजय गांधी का निधन हुआ। संजय गांधी बेहद समझदार थे और अपनी मां की रीढ़ की हड्डी की तरह थे। सन 1980 में चुनावों में मां को जिताने के लिए उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। यही वजह थी कि उनके जाने के बाद इंदिरा गांधी का राजनीतिक करियर खराब दौर से गुजरने लगा था। 3 साल जैसे तैसे गुजरे। इधर सिख और हिंदुओं के बीच लंबे समय से आ रहे तनाव चरम पर पहुंच चुका था। सिखों के बेहद पवित्र माने जाने वाले स्थल स्वर्ण मंदिर में चरमपंथी यानी कि आतंकवादी के घुस जाने कारण इंदिरा गांधी को वहां सेना भेजनी पड़ी। इस कार्यवाही को ब्लू स्टार नाम दिया गया। चरमपंथी यानी कि आतंकवाद के साथ साथ सैकड़ों मासूम लोग भी मारे गए। स्वर्ण मंदिर सेना भेजने के कारण समूचे भारत के सिखों में इंदिरा गांधी के प्रति जबरदस्त असंतोष और गुस्सा भड़क उठा। उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। इंदिरा गांधी को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, मगर वे ऐसी निर्भीक महिला थी कि उसको उन्होंने कभी परवाह ही नहीं की। अपने धर्मनिरपेक्ष सोच के कारण ही इंदिरा गांधी बहुसंख्यक हिंदुओं और अल्पसंख्यक मुस्लिमों सिखों बीच किए जाने वाले किसी भी भेदभाव का कड़ा विरोध करती थी। यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी मिलने के बाद भी पार्टी के कहने पर भी उन्होंने अपनी निजी अंगरक्षकों को नहीं बदलने का इनकार कर दिया। स्वर्ण मंदिर घटना के बाद पार्टी ने फैसला लिया कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था से सभी सिखों को अलग कर दिया जाए। जब उन्होंने ये सुना तो उन्हें बहुत नाराज हुई। उनके आदेश के अनुसार जिन सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया था उन्हें वापस बुला लिया गया। वे बेहद बहादुर महिला थी। 31 अक्टूबर सुबह इंदिरा गांधी की मौत का दिन। वे दिल्ली के अपने घर में थी। उस दिन इंदिरा का ब्रिटानी अभिनेता पीटर उस्तिनोव के साथ एक इंटरव्यू था। वो लोन में इंदिरा के साथ थे और उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। उस समय बेअत सिंह इंदिरा गांधी के अंगरक्षक थे। जब इंदिरा पीटर से मिलने के लिए जा रही थी, बेअंत ने रास्ते में ही उन पर हमला कर दिया। बाद में पीटर उस्तिनोव ने बताया कि हम 50-60 की दूरी पर थे। शुरू में गोलियां चलने की 3 आवाज़ें आई। मेरे साथ एक इंडियन कैमरा मैन भी था। गोलियों की आवाज़ आई तो कैमरा मैन ने कहा कि लगता है कि कोई फटाकड़े फोड़ रहा है। जब मशीन गन की आवाज़ आई तब समझ में आया कि ये फटाकड़े नहीं है। बेअत सिंह सामने आया और अपने रिवॉल्वर से फायरिंग करने लगा। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते वह अपना काम कर चुका था। इंदिरा जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थी। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। मैंने एम्बुलेंस खोजा मगर कोई एम्बुलेंस मौजूद नहीं था। तब हमने एक सिक्योरिटी कार मंगाई और हम एम्स हॉस्पिटल की ओर निकल पड़े। डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू कर दिया। एम्स के निर्देशकों ने बताया कि इंदिरा गांधी को हालात बहुत नाजुक थे। इंदिरा अगले 5 घंटे तक ऑपरेशन टेबल पर रही। उन्हें एसी यूनिट से ज़्यादा खून चढ़ाया गया, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि उनकी जान संभवतः तभी जा चुकी थी जब उन्हें पहली गोली लगी थी। बेअत सिंह ने उनकी हत्या के बाद कहा कि स्वर्ण मंदिर में मारे गए लोगों के लिए ये श्रद्धांजलि है। और आखिरकार देश में एक मजबूत लीडर को खो दिया। तो दोस्तों, ये थी एक आयरन लेडी इंदिरा गांधी की बायोग्राफी, इसका जीवन चरित्र। इसको लिखा है जुनैद चौधरी ने। तो नमस्कार, मैं इसकी बायोग्राफी यही समाप्त करता हूँ।